हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ। जितने भी टाइप की पृथ्वी गतियाँ करती हैं वो सारी वन बाई वन करके डिटेल में देखेंगे। उन गतियों का प्रभाव क्या पड़ता है। प्रभाव में अब क्या आता है, दिन रात कैसे होते हैं, ऋतु परिवर्तन, ज्वार भाटा, ये सारी चीज़ें जो आती हैं इसकी गतियों से, हम वो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पृथ्वी की दो टाइप की गतियाँ होती हैं। पहली गति होती है आपकी परिभ्रमण। परिभ्रमण जो गति होती है वो दैनिक गति होती है। ये 24 आवर्स वाली होती है। 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पे, जैसे ये पृथ्वी है तो इसका ऐसे इसकी धुरी होती है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ इधर है, एकदम सीधा नहीं है। ठीक है, तो इस धुरी पे पृथ्वी जो चक्कर लगाती है 24 घंटे में, यहाँ पे झुकी हुई है वो 23 हाफ। ये हो गई आपकी परिभ्रमण गति। परिक्रमण गति क्या होती है, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा लगाती है वो ईयरली गति है, सालाना गति, यानी साल भर में या वर्ष गति में। ठीक है, ये गति जो होती है आपकी परिक्रमण होती है। अब परिभ्रमण से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, परिक्रमण से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। तो पहली गति देख लो, परिभ्रमण गति। ये कौन सी है आपकी, दैनिक गति। इसमें 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड ही लगते हैं। तो जो लोगों को लगता है ना कि 24 घंटे का होता है, 24 घंटे नहीं लगते। ठीक है, ओवरऑल ऐसे ही पूरे साल में 365 डेज नहीं लगते, 365 प्लस 1/4 डेज लगते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि लास्ट में 4 साल बाद, हर 4 साल बाद फरवरी 29 डेज की होती है। एक दिन 4 साल बाद जोड़ देते हैं, क्योंकि 1/4 डेज है तो 1/4 डेज 1/4 करके जब चौथा साल आता है तो फरवरी 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, परिभ्रमण गति के कारण क्या होते हैं, दिन रात होते हैं, सबको पता है ये चीज। मौसम में परिवर्तन इसकी वजह से नहीं होता है। तापमान में तो हो सकता है कि दिन का तापमान और रात के तापमान में अंतर होता है। जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां दिन होगा तो यहाँ क्या गर्मी होगी, और इधर क्या होगी, रात होगी, तो यहाँ सर्दी होगी या ठंडक होगी। ठीक, ये परिवर्तन होता है। आगे चल के हमने एक PDF दी हुई है, उसमें बड़े डिटेल में और सारी चीज़ें क्या क्या परिवर्तन होता है बताएंगे भी। अब आते हैं पृथ्वी के झुकाव के कारण। पृथ्वी के झुकाव के कारण एक तो ऋतुओं का निर्माण होता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं हर जगह, जब ये झुकी हुई है तो हर जगह बराबर नहीं पड़ती है, इधर उधर बराबर नहीं पड़ेगी, इधर कम जाएगी, इधर ज़्यादा जाएगी, बीच पे विषुवत। इस वजह से तापमान का जो अंतर हो जाता है, उसी वजह से क्या होता है, ऋतुओं का निर्माण होता है। फिर दूसरी गति देख लेते हैं, परिक्रमण काल। परिक्रमा में कैसे, देखो पृथ्वी यहाँ मान लो कि सूर्य है आपका बीचों बीच, ये पृथ्वी है परिक्रमा कर रही इस पथ पे। तो पृथ्वी का जो परिक्रमा का पथ है ना वो ऐसे इलिप्टिकल होता है, दीर्घवृत्ताकार। इसमें क्या होता है, यहाँ वाली जो होती है पृथ्वी की दूरी, जब पृथ्वी यहाँ आती है तो इसकी दूरी कम हो जाती है, सबसे कम इधर हो जाएगी, और जब यहाँ होगी तो ये सबसे ज़्यादा दूरी होगी। तो ये जब सबसे ज़्यादा दूरी होगी तो अपसौर वाली स्थिति बनेगी, और सबसे कम होगी तो ये उपसौर वाली स्थिति बनती है। अभी बताएंगे आगे चल के। ठीक, परिक्रमण में देख लेते हैं। परिक्रमण काल भी जैसा मैंने बताया कि 365 दिन 5 आवर्स 48 मिनट और 46 सेकंड, ये एग्जैक्ट परिक्रमण काल होता है। आपको तो इतना ध्यान रखना है, 365 1/4 दिन इतने लगते हैं पृथ्वी को एक पूरी परिक्रमा लगाने में। सूर्य की परिक्रमा कैसी, दीर्घवृत्ताकार परिपथ में करती है। पृथ्वी के अंडाकार मार्ग को क्या, भूकक्षा या पृथ्वी की कक्षा कहते हैं। दिन रात का छोटा और बड़ा होना किस वजह से होता है, झुके हुए होने की वजह से होता है, पहली चीज। ठीक है, ऋतुओं का परिवर्तन होना, ऋतु परिवर्तन इसकी वजह से होता है, परिक्रमण की वजह से। उपसौर और अपसौर की स्थिति भी इसी वजह से बनती है। पूरा एक वर्ष होना कि एक वर्ष में इतने दिन होंगे, तो वो किससे डिसाइड हो रहा है, पृथ्वी जब परिक्रमा एक पूरी कर लेती है वही एक वर्ष होता है। अब देख लेते हैं दिन रात का छोटा बड़ा और ऋतु परिवर्तन।
तो अगर देखो पृथ्वी का किसी ने नक्शा देखा हो, ये आपकी पृथ्वी है, ये वाला व्रत होता है वो 0 डिग्री होता है, ये वाला 23 हाफ, इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। ये 23 हाफ, ये थोड़ा सा ऐसे होगा, ठीक है, ये 23 हाफ, ये हो गई आपकी मकर रेखा। ऊपर एक 66 हाफ भी होता है, 66 हाफ, और ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री आपका ध्रुव हो गया, 66 हाफ आपका क्या हो गया, आर्कटिक, और सेम नीचे होता है, यहाँ पे अंटार्कटिक व्रत होता है 66 हाफ पे, और यहाँ पे ध्रुव होता है। ये पूरी चीज़ें। सूर्य वैसे तो नॉर्मली आपका कहाँ से, यहाँ पे चमकना शुरू करता है, यहाँ से फिर क्या होता है, गर्मियों में इधर तक जाता है 21 जून तक। 21 जून को ये चमकेगा कहाँ पे, आपका कर्क रेखा पे लंबवत चमकेगा। इस दिन उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी और सर्वाधिक गर्मी इसी टाइम पे पड़ेगी, ठीक है। फिर ये 22 दिसंबर, फिर 21 जून के बाद ये नीचे की ओर आना शुरू होगा। तो 23 सितंबर 23 सितंबर को ये कहाँ आ जाएगा, फिर से यहीं पे आ जाएगा, विषुवत व्रत पे। तो इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं, जिसको बोलते हैं विषुव की स्थिति, ठीक है। ये वाला हो गया विषुव की स्थिति। अब ये इधर आएगा नीचे की साइड, नीचे की साइड आके फिर से यहाँ चमकेगा। तो ये कौन सा दिन हो गया, 22 दिसंबर। इस दिन दक्षिणी ध्रुव में दिन सबसे बड़ा होगा, लेकिन उत्तरी ध्रुव में रात सबसे बड़ी होगी। ये पूरी स्थिति है। अब आते हैं, यही सारी चीजें हैं लिखी हुई हैं। 21 जून को कहाँ चमक रहा है आपका, ये कर्क रेखा पे। 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन ऐसे होते हैं जब ये विषुवत व्रत पे चमकता है, तो दिन रात बराबर होंगे इस टाइम पे। और जब 22 दिसंबर को यहाँ चला जाएगा सबसे नीचे साइड, क्योंकि हम लोगों का भारत इंडिया जो है आपका 8 डिग्री से तो इंडिया का शुरू ही होता है, तो इंडिया का है विषुवत व्रत के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे वाले पे फिर यहाँ पे इस तरफ दिन ज़्यादा होगा, इंडिया वगैरह में रात बड़ी होगी, सर्दी पड़ेगी। और उस टाइम ये पूरा स्थिति है। अब देखते हैं किस स्थिति को क्या बोलते हैं। 21 मार्च सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। सर्वत्र दिन और रात समान होते हैं इसमें। दिन और रात की समान अवधि को क्या विषुव कहा जाता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर ये मतलब 2 डेट हैं, ठीक है। इन 2 दिन को विषुव होता है। बस ऋतु बसंत होती है। बसंत ऋतु 21 मार्च को होती है। ध्रुवों पर एक दिन, ध्रुवों पर दिन और रात एक साथ होते हैं, ठीक है, मतलब बराबर होते हैं। आगे आते हैं, इसका क्या होता है, जो दैनिक गति है उससे क्या प्रभाव पड़ता है। दिन और रात का होना, दैनिक गति से दिन और रात होते हैं। सूर्य, चंद्रमा और अंतरिक्ष में उपस्थित अन्य पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी के चारों ओर घूमते दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि चूंकि पृथ्वी घूमती है तो बाकी दिखाई देते हैं हमको कि ये घूम रहे हैं। हवा और धाराओं की दिशा का बदलना, हवा और धारा जो है उनकी दिशाओं का इसी वजह से बदलते हैं। घूर्णन गति के प्रभाव से कोरियोलिसिस बल, एक पृथ्वी है, पृथ्वी को देखो, एक तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी डिवाइडेड रहती है। दोनों जगह नियम बदल जाते हैं। यहाँ पे क्लॉकवाइज गति होती है कोरियोलिसिस बल की, और यहाँ पे आपकी कौन सी गति हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, उत्तरी ध्रुव में, ठीक, उत्तरी गोलार्ध में। अब आ जाते हैं, हवाओं और धाराओं की दिशा का बदलना, घूर्णन गति के प्रभाव से कोरियोलिसिस बल की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। आगे आते हैं, ज्वार भाटा की दैनिक या अर्धदैनिक आवृत्ति एवं इससे उत्पन्न ज्वारीय तरंगों की दिशा सीमित तौर पर पृथ्वी की घूर्णन गति से प्रभावित होती है। तो जो ज्वार भाटा भी होते हैं वो भी पृथ्वी की घूर्णन गति से प्रभावित होते हैं। इसमें क्या होता है ज्वार भाटा में, कि ज्वार जो होता है
समुद्र के जल का स्तर, जल स्तर इसमें बढ़ जाता है। भाटा जो होता है उसमें जल स्तर कम हो जाता है। अब होता कम कैसे, आगे बताते हैं अभी ज्वार भाटा वाले टॉपिक में। परिक्रमण गति से क्या प्रभाव पड़ता है, दिन रात का छोटा और बड़ा होना इस वजह से होता है परिक्रमण गति से। एक तो ये भी होता है, दूसरा वो झुकी हुई है उस वजह से भी होता है। दूसरा ऋतु परिवर्तन भी होता है। कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण कैसे होता है, कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण, ये पृथ्वी है, यहाँ से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो सूर्य अगर सन, ये सन जब कर्क रेखा पे पहले यहाँ पे चमक रहा है 0 डिग्री पे, फिर जब ये उत्तरायण जाएगा तो सर्वाधिक 23 हाफ तक ही जाता है मैक्सिमम, फिर लौटने आता है। तो जो सर्वाधिक जहाँ तक जाता है उसको कर्क रेखा का नाम दे दिया गया। फिर नीचे की तरफ सूर्य दक्षिणायन जब जाता है तो ये मकर रेखा तक जाता है 23 हाफ तक, इसलिए इसका नाम मकर रेखा देते हैं। तो ये किससे, परिक्रमण गति के कारण होता है। सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना, ये भी परिक्रमण गति से, क्योंकि जैसा सूर्य की स्थिति होगी एकदम सीधी होगी विषुव पे तो सीधी चमकेगी, जब इधर चमकेगी तो तिरछी चमकेगी। विषुव तथा उपसौर एवं अपसौर की स्थिति का होना, जो मैंने बताया ना, उपसौर क्या होता है, अपसौर, तो ये भी स्थिति आपकी परिक्रमण से बनती है। ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात का होना, क्योंकि जब इधर आ जाएगा सूर्य तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रात बनी रहेगी। फिर जब तक सूर्य इधर से वापस नहीं आएगा तब तक यहाँ पर रात बनी रहेगी। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें किससे होती हैं, परिक्रमण गति से, जो आपकी वर्षीय गति होती है। ऋतु परिवर्तन कैसे होता है ये देख लो। अपने अक्ष पर झुकी हुई पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो एक ही स्थान पर अलग अलग समय में सूर्य की किरणों का झुकाव अलग अलग होता है। ठीक है, एक ही स्थान पर, क्योंकि पृथ्वी अक्ष पर झुकी हुई है, तो एक सेम स्थान पर जब पृथ्वी गति करेगी तो एक टाइम पे यहाँ जब सूर्य मकर रेखा पे चमकेगा तो यहाँ तापमान बहुत हाई होगा, और सूर्य जब कर्क रेखा पे चमकेगा तो यहाँ तापमान बहुत कम होगा। तो एक बार जब कम होगा तो शीत ऋतु आ जाएगी, जब बहुत ज़्यादा हो तो ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी। ठीक है, भिन्न भिन्न झुकाव के कारण सूर्य की किरणों के ताप का वितरण बदलता रहता है। इसी वितरण के कारण समय के साथ उस स्थान पर गर्मी अथवा सर्दी की ऋतु बन जाती है। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं आती हैं। ठीक है, वही परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी आएंगी, जो मैंने बताया कि जैसे पृथ्वी इस पाथ पे गमन कर रही है तो एक बार ये कहाँ होगी, सर्वाधिक दूरी, फिर पास में, फिर दूरी, फिर पास में। अब आते हैं 21 जून को क्या बताया था, सूर्य आपके कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा। इसको क्या बोलते हैं, ग्रीष्म अयनांत, क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, तो इसलिए इसका नाम दे दिया ग्रीष्म अयनांत। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु आती है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून ही होता है, जिस दिन कर्क रेखा पे, और सबसे छोटी रात भी इसी दिन होगी जब दिन बड़ा होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, सबसे बड़ा दिन तो होगा 22 दिसंबर, और सबसे छोटा दिन कौन सा होगा, 21 जून। जिस दिन यहाँ बड़ा होगा उस दिन यहाँ पे सबसे छोटा होगा। 21 जून को सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में 66 हाफ तक ही पहुँचती हैं। तो दोनों जगह 66 हाफ होता है, जैसा मैंने बताया। ये पृथ्वी है तो ये 0 है, ये 23 हो गया, तो ये हो गया आपका 66 हाफ। तो जब आपकी क्या होगी कि 21 जून को यहाँ पे है आपका कर्क रेखा, यहाँ पे सूर्य लंबवत चमक रहा है, यहाँ पे सूर्य चमक रहा है, बिल्कुल यहाँ पे आ गया, तो इसकी किरणें मैक्सिमम यहाँ तक ही पहुँच पाती हैं, इससे ऊपर नहीं पहुँच पाती, इसलिए यहाँ अंधेरा रहता है। 6 माह तक क्या होगा, रात होगी। अब आते हैं 23 सितंबर को देख लेते हैं क्या होता है। सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकेगा, और जब भूमध्य रेखा पर 23 सितंबर और 21 मार्च 2 दिन चमकता है तो इस दिन क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं, और इस स्थिति को क्या बोलते हैं, विषुव की स्थिति बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे बसंत वाला विषुव था, जब सर्दियों में होगा तो ये शरद विषुव हो जाएगा, सितंबर वाला। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे चमकता है,
सेम चीज वहाँ स्थिति हो जाएगी कि नीचे की तरफ चमकेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा हो जाएगा और रात बड़ी हो जाएगी। बस इतना ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। 22 दिसंबर को शीत अयनांत या मकर अयनांत बोलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 22 दिसंबर, और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें 66 हाफ। अब यहाँ पे भी सेम बनेगा कि जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य चमक रहा है, सूर्य मकर रेखा पे है, ये 0 वाला है, ये आपकी मकर रेखा है, और सूर्य यहाँ पे लंबवत चमक रहा है। चमकना यहाँ चाहिए था, तो जब यहाँ चमक रहा है तो ये 66 हाफ तक ही जा पाएगा, यहाँ तक नहीं जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 6 माह तक रातें होंगी। अब आते हैं उपसौर और अपसौर, जो मैंने बताया। उपसौर की स्थिति क्या होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है। जैसे कि पृथ्वी इसमें इलिप्टिकल मार्ग में परिक्रमा कर रही है, ये सूर्य है आपका, ये पृथ्वी है, तो जब यहाँ होगी तो सबसे ज़्यादा दूरी होगी, ये अपसौर हो जाएगा। यहाँ होगी सबसे कम दूरी होगी, ये हो जाएगा आपका उपसौर। यही स्थिति ये बता रहे हैं कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है, कितना, 14.7 करोड़ प्रकाश वर्ष। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे। और दूसरी, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, 15.21 करोड़ प्रकाश वर्ष। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर का दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी कितनी है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। अब आ जाते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। कैसे होता है, क्या होता है, बड़ी सिंपल सी समझ लो। देखो, ग्रहण मतलब क्या होता है, ग्रहण मतलब होता है दिखाई ना देना, दिखाई ना देना। जब कोई चीज हमें दिखाई ना दे तो हमें लगता है कि उसको ग्रहण लग गया। अगर सूर्य ग्रहण है, सूर्य नहीं दिखाई देगा, चंद्र ग्रहण है तो चंद्र नहीं दिखाई देगा। अब दिखाई क्यों नहीं देगा, उसकी 2 स्थिति है। एक तो अगर उस पर प्रकाश ना पहुंचे। देखो, सूर्य के अलावा बाकी के पास प्रकाश खुद का तो है नहीं, सूर्य के प्रकाश से, तो या तो उस चीज पे सूर्य का प्रकाश ना पहुंचे तो नहीं दिखाई देगी। अगर सूर्य खुद हो, सूर्य नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या हो गया, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कुछ और आ गया, क्योंकि सूर्य के पास तो प्रकाश है, हमेशा दिखाई देगा। लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में कुछ और आ जाए तो सूर्य भी नहीं दिखाई देगा, तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। बस यहाँ से समझ लो, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होगा, जब चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचे। तो चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश कब नहीं पहुंचेगा, जब उसके बीच में पृथ्वी आ जाएगी। तो पृथ्वी आती तो बीचों बीच है, तो ये दिखना चाहिए, लेकिन सूर्य का प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है, तो फिर ये दिखाई नहीं देगा। तो ये हो गया आपका चंद्र ग्रहण। इतनी ही थी ये चीज़ें, जो फिर से एक मैप डाल दिया मैंने, देख लो इसमें। ये सूर्य होता है, जब यहाँ पे पृथ्वी क्या हो रही, सूर्य पृथ्वी के कर्क रेखा पे चमक रहा है। यहाँ पे कर्क रेखा पे लंबवत चमक रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर अयनांत, 21 जून है, या ग्रीष्म ऋतु या ग्रीष्म अयनांत भी बोलते हैं। और जब यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगी तो दक्षिणी ध्रुव पे क्या होगी, आपकी शीत ऋतु होगी। यहाँ पे सूर्य कहाँ चमक रहा है, मकर रेखा पे, मकर रेखा पे चमक रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका शीत अयनांत हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में उस टाइम पे ग्रीष्म ऋतु होगी, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। जब सूर्य डायरेक्ट आपके कहाँ पे, भूमध्य रेखा पे 0 डिग्री पे चमक रहा है, तो दिनों रात बराबर होंगे, ठीक है। जब 21 मार्च को चमकेगा तो इसको क्या बोलेंगे, बसंत ऋतु बोलेंगे। और जब यहाँ पे चमकेगा 23 सितंबर को, तो शरद ऋतु बोलेंगे। आगे आ जाते हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा देखो, हर एक चीज़ जो है ना, इतनी पिन पॉइंट पढ़ाई जा रही है कि फैक्चुअल चीज़ें हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ समझाई जा रही है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट पृथ्वी की गतियाँ से ही आ जाते हैं। ज्वार भाटा देख लेते हैं। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति है। देखो ज्वार भाटा कैसे आते हैं। सूर्य है, सूर्य का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बहुत हाई होता है, और ग्रेविटी जिस भी उसके पास एक मास है,
भार है उसकी अपनी एक ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो ग्रेविटी के कारण सूर्य क्या होता है, पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। इसलिए पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा क्यों लगाती है, इसके परिक्रमा पथ से बाहर क्यों नहीं जा पाती, क्योंकि सूर्य के ग्रेविटी से बंधी हुई होती है, ठीक। तो सूर्य अपना ये क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो पृथ्वी का जो जल है, क्योंकि 71% भूमि पे क्या है, जल है, ये जल ऊपर की ओर उठता है। तो जैसे सपोज करो यहाँ है, यहाँ सूर्य का फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे जल क्या है, इतना ऊपर उठ जाएगा। जब यहाँ पे उठेगा तो एक उत्प्लावन बल कार्य करता है, तो दूसरे छोर पे भी ये उठेगा। तो जब यहाँ जल उठ गया तो यहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जहाँ पे उठेगा ज़्यादा तो वहाँ पे क्या होगा, ज्वार आएगा, और जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे भाटा आएगा। इसलिए दिन में 4 बार ऐसी स्थिति बनती है, 2 ज्वार आते हैं और 2 भाटा आते हैं। अब ये केवल सूर्य से नहीं होता, चंद्रमा का भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो चंद्रमा भी लगा, तो चंद्रमा के फोर्स की वैल्यू सूर्य से ज़्यादा होती है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ज़्यादा पास में है। सूर्य का ग्रेविटेशनल तो ज़्यादा है, लेकिन उसकी दूरी भी बहुत ज़्यादा है, तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता। अब होता क्या है, ये पृथ्वी है आपकी, जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक दिशा में आ जाए तो इसमें क्या होता है, इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मिल जाता है, प्लस हो जाता है। वो प्लस हो जाएगा तो उस दिन उच्च ज्वार आएगा, बहुत बड़ा ज्वार आता है जो उच्च ज्वार होता है। और जब ये 90 डिग्री पे हो जाए, पृथ्वी ए है, सूर्य यहाँ है और चंद्रमा यहाँ है, तो इनका ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को थोड़ा बहुत कैंसिल भी करता है और एक साथ नहीं जुड़ पाता है, जिससे क्या होगा, उस दिन निम्न ज्वार आता है या भाटा आता है। तो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की स्थिति ऐसे बनती है, ठीक। आप देख लेते हैं, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो तो दीर्घ ज्वार आता है। ऐसा कब होता है, पूर्णिमा और अमावस्या को। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा जब समकोण पर होते हैं तो लघु ज्वार आता है। ये कब होता है, सप्तमी या अष्टमी को। बस यही है ज्वार भाटा की, हर दिन 2 बार ज्वार, 2 बार भाटा आता है आपका। अब चंद्रमा के परिक्रमण के कारण अपने ही स्थान पर आने वाले दैनिक ज्वार प्रतिदिन 52 मिनट देरी से आते हैं। चंद्रमा का जो परिक्रमण काल है, इसकी वजह से क्या होता है आपका, 52 एक स्थान पे जो ज्वार आया तो अगले दिन जो आएगा या शाम वाला जो आएगा, दिन में जो आया वो 52 मिनट लेट आएगा। सेम उस पर नहीं होता है कि 6 घंटे का ही हो, ठीक। तो ये क्या होगा, 2 विपरीत ज्वारों में अंतर कितना होता है, 24 घंटे 52 मिनट का होता है। तो जस्ट 24 घंटे बाद नहीं आता है। अपने ही स्थान पर आने वाले ज्वार भाटा में समय का अंतर कितना होता है, 6 घंटा 13 मिनट। अगर चार्ट देख लो तो ज्वार भाटा करके तो ये होगा 24 घंटे 52 मिनट। भारत में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, ओखा। ओखा है आपका द्वारका के पास, तो सबसे ज़्यादा ऊंचा ज्वार यहीं पे आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की, अब ये तो भारत की बात हो रही है, और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, फंडी की खाड़ी, कनाडा में। ये कनाडा और अमेरिका के जस्ट ऊपर देखोगे आप, अटलांटिक महासागर में फंडी की खाड़ी, वहाँ पे आता है। अब केंद्रीय बल द्वारा अप्रत्यक्ष ज्वार भी उत्पन्न होता है। जैसा मैंने बताया कि इस तरफ अब केंद्रीय बल लगता है तो यहाँ तो डायरेक्ट खींच लेता है पानी को, तो यहाँ अब केंद्रीय बल द्वारा यहाँ भी ज्वार एक उत्पन्न होता है। तो ज्वार भाटा और पृथ्वी की जितनी भी गतियाँ होती हैं उनसे जो जो भी प्रभाव पड़ते हैं वो सारे यहाँ पे ख़त्म हो गए। थर्ड वीडियो जो आपका आएगा वो आएगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे, अक्षांश और देशांतर पे, उसके कारण क्या क्या चेंजेज होते हैं वो पूरी। ये बीपीओ पेड बैच की जानकारी है, जिसे भी ज्वाइन करना है ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी, पंचायती राज की कंप्यूटर की सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी आपको। इसका यूपी स्पेशल टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यूज हुए हैं, 15 + 20 12 टोटल 27 टेस्ट तो आपके पंचायती राज पर हैं, और हर टेस्ट में कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन हैं एकदम रिलेवेंट। तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। टाइम टू टाइम पे ग्रुप कॉल होती रहती है, आपकी डाउट दूर होते रहेंगे। फीस 299 है, इस नंबर पे करना है और ये
स्क्रीनशॉट भेज देना टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर। बाकी आप लोग जिसको भी क्लासेज अच्छी लग रही हैं बिल्कुल शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।